हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिन्होंने कल यानी कि 5 फरवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 62% बढ़ के 8,432 करोड़ रहा है, और इनके जो प्रॉफिट के नंबर हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको एसबीआई का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। और अब अगर बात की जाए बैंक की थर्ड क्वार्टर की परफॉर्मेंस की, तो बैंक का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 62.27% बढ़ के 8,432 करोड़ रहा है, और जो अनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 8,200 करोड़ कर रहे थे, तो उससे बेटर रहा है। इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो 6.48% से बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो डोमेस्टिक मार्केट का है वो 0.06% से बढ़ा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.86% से। इसके अलावा अगर कुछ की रेशियोज की बात की जाए तो बैंक के जो एनपीए हैं रिपोर्टिंग टर्म्स में 11 बीपीएस से कम हुए हैं। हालांकि पिछले साल आरबीआई ने गाइडेंस दे रखी थी कि एनपीए को जो कोविड से रिलेटेड है उसको रिपोर्ट करने से मना किया हुआ था, तो उस वजह से ये नंबर्स काफी कम है। लेकिन अगर हम एक्चुअल नंबर देखें तो वहां से एनपीए में भी इंप्रूवमेंट देखी गई है। इसके अलावा पीसीआर रेशो में थोड़ी सी कमी आई है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है। जो बैंक के लोन्स हैं वो 8.47% से बढ़े हैं, और डिपॉजिट्स 8.83% से। और जो रिटेल पर्सनल लोन्स हैं उसमें काफी अच्छी वृद्धि देखी गई है, लगभग 14.5% की। इसके अलावा बैंक के जो करंट अकाउंट हैं वो 8% के आसपास बढ़े हैं, सेविंग अकाउंट 10% के आसपास। और जो इनका एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है उसमें सबसे अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, ऑलमोस्ट 29% की। होम लोन इनके 11% से बढ़े हैं। और इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट्स में 19 बीपीएस की इंप्रूवमेंट देखी गई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी में 4.52% की। और अब अगर बात की जाए बैंक के लोन्स की, तो वो ओवरऑल 8.47% से बढ़े हैं, और इसमें से सबसे अच्छी जो ग्रोथ देखी गई है वो इनके रिटेल पर्सनल लोन सेक्शन में देखी गई है, लगभग 14.5% की। एग्रीकल्चर लोन में 3.66%, एसएमई लोन्स 4.6%, और कॉर्पोरेट लोन्स जो कि थोड़े से रिस्की लोन्स होते हैं उसमें 0.61% की कमी देखी गई है। इसके अलावा जो फॉरेन ऑफिसेज एडवांसेज हैं, यानी कि इनके जो भारत से बाहर लोन दिए जाते हैं, उसमें भी भारी वृद्धि देखी गई है 21% की। और अब अगर बात की जाए पर्सनल रिटेल लोन्स के ब्रेकअप की, तो ये जो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 9.5 लाख करोड़ का है, और 3 साल की अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो 16% रही है। और ये अब ओवरऑल जो इनके लोन्स है उनका 42% हो चुके हैं, पिछले साल ये 39.1% थे। अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो सबसे अच्छी ग्रोथ देखी गई है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन्स में। एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि इंडिविजुअल्स को अगर वो वेडिंग प्लान कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं या कोई उनकी बिग टिकट परचेज है तो उसके लिए लोन दिया जाता है। इसमें लगभग 20 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसका कि इंटरेस्ट रेट 11.5 से 12% होता है। तो इसमें सबसे अच्छी वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा होम लोन्स में 11% की ग्रोथ देखी गई है, पर्सनल गोल्ड लोन में 26% की। इसके अलावा जो दूसरे पर्सनल सेगमेंट के लोन्स हैं उसमें भी 12.5% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। सिर्फ एक ऑटो लोन्स का सेगमेंट है जिसमें कि साधारण वृद्धि देखी गई है, लगभग 2% की। और अगर इनके मार्केट शेयर की बात की जाए तो होम लोन्स में इनका लगभग 35.62% का मार्केट शेयर है, और ऑटो लोन्स में 28% का। इसके अलावा अगर इनके लोन मिक्स और डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो इनका जो इंडस्ट्री मिक्स देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को इन्होंने लोन दे रखे हैं। जो भी इनका डोमेस्टिक लोन प्रोफाइल है 22 लाख करोड़ से ज्यादा का। और अगर इनके कॉर्पोरेट लोन्स की भी रेटिंग देखी जाए तो 78% से ज्यादा इनके लोन जो हैं वो ए रेटेड हैं या ए से बेटर रेटेड हैं, और इसमें से भी 44% इन्होंने पीएसयू या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे रखे हैं। और अब अगर बात की जाए इनके इंटरनेशनल लोन्स की, तो उसमें भी अच्छी वृद्धि देखी गई है, लगातार वो बढ़ रहे हैं। और अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो अक्रॉस ज्योग्राफीज ये फैला हुआ है। ज्यादातर इनकी जो प्रेजेंस है वो यूएस, यूके और हांगकांग में है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज में लोन देते हैं। और अगर इनकी एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो ग्रॉस एनपी है
उसमें भी कमी देखी जा रही है। तो ओवरऑल इनका इंटरनेशनल बैंकिंग का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा लगता है। और अब अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो इनके ओवरऑल जो डिपॉजिट हैं वो 8.83% से बढ़े हैं, और इसमें से सबसे ज्यादा अगेन फॉरेन ऑफिसेस के जो डिपॉजिट है, हालांकि ये ओवरऑल जो इनके डिपॉजिट्स हैं उसमें एक छोटा शेयर रखते हैं, लेकिन इसमें 17% की, लगभग 16.5% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा इनके सेविंग अकाउंट्स 10.3% से बढ़े हैं, करंट अकाउंट लगभग 8% से, और जो टर्म डिपॉजिट है उसमें भी 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। और अब अगर बात की जाए इंटरेस्ट मार्जिन की, तो जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में और इवन पिछले साल के मुकाबले में भी बेटर हुआ है। और हालांकि इस टाइम पे जो इनकी यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो स्टेबल रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कमी देखी गई है। यील्ड ऑन एडवांसेस यानी कि जो लोन्स देते हैं उसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले वृद्धि देखी गई है, हालांकि पिछले साल से उसमें भी कमी आई है। और ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो भी पिछले क्वार्टर से कम हुई है। तो इसके चलते कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पिछले क्वार्टर से कम होने की वजह से और जो यील्ड है वो बढ़ने की वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पिछले क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है। और अब अगर बात की जाए बैंक के रिटर्न रेशियोज की, तो ये 2016 से पहले लगातार ये 10% से ऊपर रहते थे, लेकिन उसके बाद एक पीरियड आया जिसमें कि इनमें इनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है एक बार के लिए नेगेटिव भी चली गई, जब इनके बहुत सारे कॉर्पोरेट लोन्स में डिफॉल्ट हुआ था। लेकिन अब फिर से वो वापस जो उनका प्री एरा था 2016 से पहले का, वहां पे पहुंच रही है। और इस बार इस अगर 9 महीने का परफॉर्मेंस देखी जाए इस फाइनेंशियल ईयर की, तो वो 14% पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर रिटर्न ऑन असेट की भी बात की जाए तो ये भी काफी अच्छे से परफॉर्म करती थी 2016 से पहले लगातार, लेकिन फिर वही जब इनके कॉर्पोरेट लोन्स में डिफॉल्ट हुए तो यहाँ पे इसमें कमी देखी गई है, नेगेटिव चली गई, और वो भी लगातार बढ़ के अब 0.64% पे आ गई है, जो कि इनकी पहले हुआ करती थी जब इनके कॉर्पोरेट लोन्स में प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई थी। इसके अलावा अगर बैंक की असेट क्वालिटी की बात की जाए तो बैंक के जो ग्रॉस एनपीए हैं उसमें पिछले क्वार्टर से कमी आई है, नेट एनपीए में भी पिछले क्वार्टर से कमी आई है। और अगर हम कंपेयर करें तो ग्रॉस एनपीए रेशो पिछले क्वार्टर से 4.9 से घट के 4.5% हो गई है। जो इनकी नेट एनपीए रेशो है वो 1.52 से घट के 1.34% हो गई है। प्रोविजन कवरेज रेशो में भी थोड़ी बहुत वृद्धि आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से जैसे नेट एनपीए में बढ़ोतरी देखी जा सकती है और पीसीआर में भी कमी देखी जा सकती है, लेकिन ये नंबर्स थे जिसमें कि कोविड से रिलेटेड जो एनपीएस थे उनको रिपोर्ट नहीं किया गया था। अगर आप प्रोफोर्मा एनपीए देखेंगे तो वहां से इसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एसबीआई का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इनकी 87% की अच्छी रिटर्न रही है, और पिछले एक साल में भी इनका शेयर 49% भागा है। हालांकि पिछले 3 महीने से इनका शेयर काफी शांत रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। और इस टाइम पे अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो शेयर खान ने दिसंबर एंड में इनका जो टारगेट है वो 650 का दिया था। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से भी इनका एवरेज प्राइस 627 आता है, हायर साइड पे 833 और लोअर साइड पे 358। जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी वो 530 पे हुई थी, तो यहां से भी ऐसा लगता है कि अपने एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। हालांकि ये 49% इस साल में भाग चुका है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, 4,73,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनकी पी और पीबी रेशो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड लगती है अगर इनके पीयर्स से आप कंपेयर करेंगे, लेकिन एसबीआई जो कि सेफ बैंक है, इनका ब्रांड नेम है, तो उसके चलते ये डिजर्व करते हैं ये पीई और पीबी का वैल्यूएशन। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी लगभग 9% की है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती है, लगभग 13.74% की है। तो अगर अब बात की जाए कि भाई क्या इसका हमें शेयर लेना चाहिए, तो अगर आपको पब्लिक सेक्टर में भरोसा है तो सबसे पहली चॉइस यही होनी चाहिए। हालांकि इसको अगर थोड़ी सी करेक्शन पे लिया जाए तो और भी बेटर होगा, बट करंट प्राइसिंग भी अच्छी लगती है। और अगर आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी भी अच्छी ऑप्शंस हो सकते हैं।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको वो ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।